फिल्म मदहोशी 31 अगस्त दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब, मैं दीप्ति श्रीवास्तव हाजिर हूं अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। आज की पेशकश में हम बात करेंगे एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के बारे में। एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी भारत सरकार की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो डेडिकेटेड है इन्वेस्टर्स के हक के लिए। मिसाल के तौर पर एक इन्वेस्टर का शेयर क्या है, कितना है, उसका अनक्लेम्ड डिविडेंड की क्या पोजीशन है, इसके मैच्योर्ड डिपॉजिट्स कैसे सिक्योर्ड रखे जाएं और उसके रिटर्न का प्रोसेस क्या है, इसके लिए एक इन्वेस्टर को कैसे रखना है और उसको बिना किसी बाधाओं की जानकारी के रखना चाहिए। इन्हीं सफलताओं को डिटेल में समझने के लिए हमने इनवाइट किया है अपने दो खास मेहमानों को अपने साथ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिस अनीता शाह अकेला, जो कि सीईओ भी हैं IEPFA की, और हमारे साथ एक जाने माने इकोनॉमिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर शरद कोहली। आदाब। हम आप दोनों का तहे दिल से वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ओवर है। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ओवर है। हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि अगर उनके जहन में कोई भी सवाल है तो वो हमें कॉल करके हमारे टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मसलसल फ्लैश कर रहा है। मेरा पहला सवाल सर से है, मिस्टर शरद कोहली जी से। सर, IEPFA इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो कि एक अथॉरिटी है, इसको लाने का क्या मकसद है और एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सभी डीडी उर्दू के दर्शकों को मेरा आदाब और मेरे आस बैठी दोनों मोहतरमा को भी मेरा आदाब। देखिए, इन्वेस्टर्स की संख्या और इनकी गिनती लगातार बढ़ रही है। आज अगर हम डीमैट अकाउंट्स की बात करें तो लगभग 20 करोड़ के आसपास ये अकाउंट्स पहुंच चुके हैं। थोड़े बहुत इधर उधर कुछ इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोग खुलवा के बंद करते हैं, कुछ नए खुलवाने के प्रोसेस में वगैरह वगैरह मिला के इतने 20 करोड़। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ रही है वैसे वैसे हो क्या रहा है कि इन्वेस्टर्स को जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर नए होते हैं, जो पुराने होते हैं वो तो समझ जाते हैं, पर ज़्यादातर नए होते हैं और नए पिछले आप 5-6 साल का हिसाब लें तो ज़्यादातर इन्वेस्टर नए जुड़े हैं। उनको अपने हकों का पता नहीं लगता है। उनको ये नहीं पता लगता कि अगर कल को मैंने कोई शेयर खरीदा है और मुझे वो शेयर मेरे अकाउंट में नहीं पहुंचा है तो क्या होगा। किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, वो डिविडेंड मेरे अकाउंट में पहुंचा है तो नहीं पहुंचा है तो मैं क्या करूंगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, उसको कुछ वर्ष पहले ये लगा कि इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसको हम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, हालांकि हमारे साथ अनीता मैम आज बैठी हैं, वो और इस पर रोशनी डालेंगी। पर इन्वेस्टर्स की एक तो एजुकेशन के लिए आपको नाम से ही होगा, एक तो आपको एजुकेट करती है, एक आपके हकों को प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी ट्रेडिंग मेंबर या कोई भी कंपनी आपके हक को मार ना सके। आपके पैसे को, आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई से जो आपने शेयर खरीदा था, जो सिक्योरिटी खरीदी थी, वो आपके लिए बिल्कुल महफूज रहे, ये देखना उसकी जिम्मेवारी बन जाती है। और दूसरा, उसके बाद जब आपने ले लिया, उसके बाद जब उस पर डिविडेंड आता है, जब रिटर्न आता है, तो वो रिटर्न भी बाकायदा आपके खाते में आना चाहिए। तो ये कुल मिला के, और जब से ये बनी है मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि मैं एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट भी हूँ, एक अर्थशास्त्री भी हूँ। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मैं उनको समय समय पर व्यक्तिगत रूप से और मीडिया प्लेटफॉर्म पर सलाह देता हूँ। तो मुझे बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिलती थी। इससे पहले जब IEPF नहीं आया था तो बहुत सारी शिकायतें मिलती थी कि
हम कहाँ जाएं, हमारा तो पता ही नहीं लगा शेयर कहाँ चला गया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, हमने सुना पर हमारे अकाउंट में तो आया नहीं। अब मुझे लगता है उन कंपनीज को एक दिमाग में उनके डर है कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं अपने निवेशकों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, तो हमको पूछने वाला कोई है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इस अपनी अथॉरिटी के थ्रू हम पर नजर बनाए हुए है, और कल को अगर हम कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के हक में नहीं है तो हमें इसकी जवाबदेही भी है। तो ये कुल मिला के दीप्ति इसका मकसद है, और मुझे लगता है जब से ये बनी है ये बहुत कामयाब रही है, और इन्वेस्टर्स को, बहुत सारे हजारों इन्वेस्टर्स को, बल्कि गिनती शायद लाखों में होगी अगर हम आज तक की ले, उनको इससे मदद भी मिली है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया है इस अथॉरिटी के बारे में। मैम, मैं आपसे, अनीता शाह मैम से अब ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि IEPF जो सिस्टम है ये 1956 में आ गया था, लेकिन 2016 में इसको अथॉरिटी बनाया गया। सो क्या रीज़न थी, क्या सरकार की सोच थी, क्या इन्वेस्टर्स को अपना क्लेम मिल नहीं रहा था, मैच्योर्ड अमाउंट उनको मिल नहीं रहा था, या क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बनाया गया था। अक्सर ये देखा जाता था कि कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है, डिविडेंड को शायद लोगों को पहुंचाती नहीं है, वो जो अनक्लेम डिविडेंड था वो पैसा यूज़ करती हैं फॉर देयर ओन पर्पस, उनके खुद के वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए। तो उस समय सरकार को लगा था कि ये पैसा वापस हम सरकार के पास ले लेते हैं, एंड व्हेनेवर जब इन्वेस्टर्स पूछते हैं ये पैसा उनको वापस दिया जाएगा। सो अप टू सर्टेन पीरियड, अप टू 99, पैसा जैसे जो भी अप्लाई कर रहा था, अथॉरिटी नहीं थी बट जो भी अप्लाई करता था सरकार को, तो सरकार उनको पैसा वापस करती थी, ओनली द डिविडेंड अमाउंट। उसके बाद में 99 से लेके 2013, जब तक कंपनीज एक्ट 2013 आया, तब तक कोई पैसा रिटर्न नहीं किया जा रहा था, सरकार के पास ही पैसा रहता था। एंड 2013 एक्ट के तहत सेक्शन 125 में ये IPF अथॉरिटी बनाई गई है। तो अब ये फंड जो है ये अथॉरिटी संचालित करती है, एवं प्रोसेस ये है कि आपके पास फिजिकल शेयर्स पड़े हों या शेयर्स पड़े हों, और अगर डिविडेंड आपने 7 साल तक क्लेम नहीं किया है तो 7 साल तक कंपनी अपने पास रखती है अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में, और 7वें साल वो ट्रांसफ़र हो जाता है IPF फंड को, और उसके साथ साथ अंडरलाइंग शेयर्स भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये IPF फंड का जो पैसा है वो सेपरेटली फंड में रखा जाता है, और जो शेयर्स का पैसा है वो डीमैट अकाउंट में रखा जाता है, IPF के ही डीमैट अकाउंट में। तो जब आप क्लेम करते हो तो हमने एक प्रोसेस बनाया है कि आप लोग IPF से क्लेम कर सकते हो ऑनलाइन फॉर्म भर के। ऑनलाइन फॉर्म में काफ़ी डिटेल्स वगैरह भरनी होती है, थ्रू दैट एक बार वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो पैसा और शेयर वापस आपके अकाउंट में चला जाता है। सो मैम, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जब हम अनक्लेम्ड मैच्योर डिपॉजिट्स डिविडेंड्स की बात करते हैं तो ऐसे कौन सा इन्वेस्टर होता है जो कि अपना मनी क्लेम नहीं करता? क्या सिचुएशन होती है, क्या प्रॉब्लम एरियाज होते हैं जिसकी वजह से कोई इन्वेस्टर अपना अमाउंट क्लेम नहीं करता? अक्सर ये होता है कि पहले के ज़माने में मे बी अप टू 90s और 2004-5 इनफैक्ट, कि ये नहीं था कि आपका KYC मैंडेटरी था, तो वो रास्ते में जो BSE वगैरह जो भी स्टॉक एक्सचेंज थे उनके सामने लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे जब IPOs वगैरह आते थे। तो जस्ट कुछ भी नाम लिख दिया, कुछ चेक अमाउंट डाल दिया और उससे मिल जाता था आपको IPO। तो ये ज़रूरी नहीं था कि मैं अपने नाम पे ही खरीदूँ, मेरे फैमिली के हर शख्स के नाम पे, चौकीदार के नाम पे, सबके नाम पे शेयर्स खरीदे जाते थे, बिकॉज इट वाज मोर ऑफ अ लक बाय चांस कि आपको अलॉट हो गया या आपको नहीं हुआ। तो उस समय KYC चूँकि इतना ये नहीं ज़रूरी नहीं था, तो अक्सर बैंक अकाउंट भी चेंज हो जाते थे। उसके बाद में अभी ये होने लग गया कि आज मैं एक शहर में नौकरी कर रही हूँ, मैंने एक बैंक में अपना अकाउंट खोला है, और जब मैं दूसरे शहर में जाती थी तो मुझे ये अकाउंट बंद करना पड़ता था, एंड दूसरे शहर में जाके अपनी सैलरी के लिए दूसरा अकाउंट खोलना पड़ता था।
तो अक्सर ये होता है कि मैं वो कंपनी जहाँ जहाँ मैंने शेयर ले रखे हैं और मैं उनको बताना भूल गई हूँ कि मैं ये अकाउंट बंद करके अब आप कृपया इस अकाउंट में डालिए, तो वो शेयर जो है कंपनी आपके उसी पुराने बैंक अकाउंट को ढूंढती रहती है और उसमें वो अनक्लेम रह जाता है और फिर 7 साल तक 30 साल तक अनक्लेम रहता है, तो वो वापस आता है पैसा कंपनी के अकाउंट में और 7 साल के बाद हमको ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये है इन्वेस्टर्स के डिविडेंड, उनके मैच्योर डिपॉजिट्स वगैरह सब कुछ। सो वेरी नाइस सर। शरद सर, कुछ आप इसमें रोशनी डालना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे इसमें आगे? बिल्कुल, आपने जो सवाल किया था अनीता जी से, मैं उसी पे जो अनीता जी ने कहा उसी को उनकी इजाज़त से थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि होता क्या है कि आपने शेयर लिया, जो उन्होंने बात कही, जो प्रैक्टिकली होता है, जो मैंने इन्वेस्टर से बात करके जाना, अब कोई महिला है, उनका निकाह हुआ, उनका नाम सरनेम चेंज हो गया, अब आपने तो पुराने उससे खुलाया हुआ है बैंक अकाउंट, और नेचुरली जब निकाह होता है तो भाई सब लोग चाहते हैं कि नए नाम से, शौक भी होता है कि अब मेरा नाम बदल गया है, पर वो क्या होता है बैंक अकाउंट में चेंज कराना भूल जाते हैं, या आपका एड्रेस चेंज हुआ। घर तो लोग बदलते हैं, आपने देखा होगा, घर तो आज कोई किराए के मकान में रह रहा है या कोई अपने में भी रह रहा है, कोई बेहतर जगह मिली या किसी भी और कारण से किसी का ट्रांसफर हो गया, शहर बदला या शहर के अंदर ही एड्रेस बदल दिया। और बिल्कुल अनीता जी ने बहुत पते की बात करी कि जो KYC सिस्टम है, नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट, जो ये सिस्टम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और भी आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, वो सिस्टम पहले नहीं था। तो अगर अनीता जी मेरी इस बात से अग्री करेंगी कि पिछले कुछ सालों में केसेस जितने कम आए हैं, उससे पहले के केसेस ज्यादा हैं जी। और वो लोग क्योंकि 7 साल बाद यहां पर आता है तो 7 साल तक उनको पता नहीं लगता, और ऐसा भी होता है कई बार, जैसे किसी का इंतकाम हो गया, अब कोई इंतकाल हो गया, वो लोग वो बचे ही नहीं, वो अब दुनिया में नहीं है, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, जो उनके आगे वारिस हैं, वो उन शेयर्स को क्लेम करना चाहते हैं, पर उसके लिए उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, आपको कोर्ट से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो लीगल कार्रवाई पूरी नहीं हुई होती है। और क्या होता है कि कुछ साल बाद जिसका इंतकाल हुआ होता है दीप्ति, तो उसको कुछ साल बाद बैंक अकाउंट का पता लगता है। कई दफे आदमी अपनी विल लिख के नहीं जाता है, तो आपको बहुत सालों बाद पता लगता है, अरे हमारे उनके पास तो वालिद साहब के पास ये भी था और ये भी था, अरे इसका तो हमें आज पता लगा। तो उस समय वो उस वक्त उसकी वो कार्रवाई शुरू करते हैं। तो जब ढूंढते हैं तो फिर अब उनको पता है, जब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, पहले वो सब तरफ हाथ पैर मारते हैं, गूगल करते हैं, ढूंढ के लगते हैं, किसी अपने जानकार से पूछते हैं, किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। तो मैं समझता हूं आज का जो ये प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि सभी इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए कि अगर कुछ साल बीत चुके हैं तो लोग ज्यादातर, अनीता जी आप मेरी बात से सहमत होंगी कि लोग मानते हैं कि अब तो हमारा पैसा गया, ये तो कंपनी ने नहीं दिया, तो अब हमारे कहां इतने साल बीत गए भाई, 5 साल बीत गए, पता नहीं कहां होगा पैसा। अब तो वहां लोग, कंपनी में लोग बदल चुके होंगे, वो कंपनी का एक अकाउंटेंट रजिस्ट्रार हमें जानता था, आज पता नहीं वो भी होगा कि नहीं होगा, कंपनी का भी एड्रेस बदल चुका होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने ये बात महफूज किया है कि आपका पैसा, आपका डिविडेंड, जैसा मैंने पहले बताया, आपके शेयर्स, आपकी सिक्योरिटीज कहीं गए नहीं है। आप ये समझिए कि आपकी गैर मौजूदगी में ये पैसा कंपनी को मजबूरन या अंडर कंपल्शन, अंडर लॉ अथॉरिटी को देना पड़ता है, और अनीता जी का जो डिपार्टमेंट है उसके पास ये पैसा सेफ रहता है, और आप उस पैसे को, हाँ, उसको क्लेम करना। देखिए होता क्या है दीप्ति, मैं ये भी बताना चाहूंगा, और शायद अनीता जी के पता नहीं ऐसे केसेस आए हैं, मेरे पास ऐसे केस आए जब कुछ लोगों ने गलत क्लेम करने की कोशिश करी, मतलब वो उनका हक नहीं बनता था, पर उन्होंने एक फॉर्म भर के, जो प्रोसेस बताया गया है, पोर्टल पे भी प्रोसेस है, आप फिजिकली भी कर सकते हैं, पोर्टल पे भी उन्होंने वो कोशिश करी कि भाई अब इतने साल बाद कौन जान पाएगा। पर अथॉरिटी के पास इसको वेरीफाई करने के पूरे तौर तरीके हैं कि आप सचमुच में वारिस हैं कि नहीं, आप सचमुच वही शख्स हैं या वही मोहतरमा है जिनका ये शेयर था, सिक्योरिटी थी, या जिनके हक में ये डिविडेंड था, क्या आप वही हैं। तो जब पूरी और लोग अक्सर शिकायत करते हैं, मुझे याद है मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि तो IEPFA के पास इतना समय हो गया हमें करते हुए, इतना वक्त हो गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हुजूर उसकी वजह यह है कि उनका ये वेरीफाई करना जरूरी है कि आप वही हैं जिसका हक बनता है। अगर मान लीजिए गलती से आपका पैसा किसी और को चला गया, और एक दफे चला गया, तो फिर तो एक और नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है जब तक तसल्ली नहीं हो जाती अथॉरिटी के कि हम ठीक व्यक्ति, ऐसा समझिए कि खोया पाया डिपार्टमेंट है, हम रेलवे स्टेशन पे, मैं एग्जांपल देता हूं, खोया पाया डिपार्टमेंट होता है, आपने देखा होगा, वहां भी आपका मान लीजिए कोई पर्स गुम हो गया, कुछ हो गया, आप वहां जाते हैं
तो जब वो जो डिपार्टमेंट है आपसे एयरपोर्ट पे भी होता है, वो आपसे पूरा वेरीफाई करेगा। आप पुलिस में भी जाएंगे कि आप कौन हैं, अपना केवाईसी दीजिए, प्रूफ करिए, वो आपसे ये पूछते हैं आपके पर्स में बताइए कितने नोट थे। तो ये कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्शन दिखता है कि जब तक अथॉरिटी को पूरी तसल्ली नहीं हो जाएगी कि जिस व्यक्ति ने ये क्लेम किया है वो शख्स वही है, वो मोहतरमा वही है, तब वो उसको देगा, जिससे कि किसी गलत हाथों में जाने से अच्छा है कि ये महफूज रहे अथॉरिटी के पास। सर बहुत ही सही तरीके से आपने बताया, लेकिन मैं अब अनीता मैम से भी जानना चाहूँगी कि अनीता मैम इज CEO of IEPFA. So with your experience, with the sort of experience that you have, if you could let me know कि अगर यहाँ तो सर ने बताया कि अगर उनके जो वारिस हैं, क्लेम्ड वारिस हैं, जो पहले से ही नॉमिनेटेड है, अगर नॉमिनी नहीं बनाया गया है बच्चों को, अगर बच्चे नॉमिनी नहीं हैं एंड पेरेंट्स की डेथ हो जाए, तो इन दैट केस बच्चों को, आगे की जनरेशन को ये पैसा मिलेगा या पैसा नहीं मिलता है उन्हें, और ये क्या प्रोसेस है जिससे वो पैसा ले सकते हैं? तो इसमें ये होता है कि विल नहीं बनाया गया है, नॉमिनेशन नहीं हुआ है। नॉमिनेशन तो आजकल शुरू हुआ है। इनफैक्ट पुराने अक्सर ये होता है कि इंतकाल होने के बाद में जब घर का सामान निकाला जाता है तो बहुत सारे कट्टे मिलते हैं शेयर सर्टिफिकेट के। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हम इसका करें क्या, ये ऐसे तो लगता है कि कागज़ है फेंक दिया जाए, पर फिर भी अब अवेयरनेस हमको बढ़ानी है कि फेंकिए मत, ये कागज़ काफ़ी कीमती हैं, ले आइए हमारे पास में। इसमें हमारा प्रोसेस ऑलरेडी बनाया हुआ है सेबी ने और हमने मिलके बनाया है ये प्रोसेस को। इसमें ये होता है कि एक सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट, विल या फिर एक कोर्ट ऑर्डर से इसको लेजिटिमेट लीगल हेयर्स को दिया जा सकता है। अगर एक ही लीगल हेयर को देना है तो बाकी लीगल हेयर्स को अपनी NOC देनी पड़ेगी। तो ये ज़रूर पॉसिबल है कि आपको ये पैसा मिल जाएगा। जो भी लीगल हेयर है, जो भी अपना लीगैलिटी प्रूव कर पाए, उनको ये पैसा दे दिया जाएगा। कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बट अथॉरिटी बहुत ध्यान से इस बात को देखती है कि कभी गलत हाथों में ना चला जाए। तो ये एक ज़रूरत है हमारी। ओके, सो मुझे सर, शरद सर, एक आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो अगर आप उस लहजे से अगर आप समझ पाएँ, अगर मेरी बात समझ पाएँ, तो ये बताइए कि लिक्विडेशन का मतलब क्या है, और किसी भी इन्वेस्टर के लिए लिक्विडेशन का मतलब क्या हो सकता है? ये क्या सिग्निफिकेंस है एक इन्वेस्टर के लिए? लिक्विडेशन तो दीप्ति सीधा आपके पास जो सिक्योरिटी है, जब आप उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अपने बैंक में पैसा लेते हैं, तो उसको हम लिक्विडेशन कहते हैं। पर आपकी इजाज़त हो तो मैं, जो अनीता जी ने कहा, क्योंकि मैं एक वकील भी हूं, उन्होंने तो ब्रॉडली प्रोसेस बता दिया, पर जो लोग समझना चाहते हैं कि इसको हम, जो लोग विल बिना बनाए डेथ होती है उसको हम इंटेस्टेट कहते हैं। यानी कि आपने कोई विल भी नहीं लिखी, आपने कोई नॉमिनी भी नहीं बनाया, बस एक परिवार रहता था एक साथ, और किसी दिन अचानक बदकिस्मती से ऐसा कुछ हो गया और वो बिना किसी को कुछ बताए, बिना किसी को कुछ कहे उनका इंतकाल हो गया। तो ऐसे में क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, कोर्ट में प्रोसेस होता है। आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में जाके आपके जितने भी वारिस हैं आपको ये उनको बताना पड़ता है। कोर्ट एक इंस्पेक्टर टाइप अपॉइंट करते हैं सर्वे के लिए, वो आपके घर आते हैं, वो सारा पूछते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। कोई पहले तो राशन कार्ड होता था जिसपे पूरे फैमिली वालों की फोटो लगी होती थी, आजकल आधार और भी बहुत तरीके, वोटर्स का जो रिकॉर्ड होते हैं उससे भी पता लग जाता है। वो सारा वेरीफाई करके जाते हैं। आपने कहा कि एक हमारे वालिदा थे, एक वालिद थे, और उनके 3-4 आगे बच्चे थे, तो कितने बच्चे थे? अब मान लीजिए कोई बच्चा बाहर रहता है। ऐसा एक केस मेरे सामने आया अनीता जी, आपको हैरानी होगी कि एक बच्चा उनका बाहर रहता था, उन्होंने जो डिक्लेयर किया वो 2 थे, उनसे कुछ उनकी शायद बनती नहीं थी, तो उन्होंने 3 की बजाय 2 बच्चे बताए। और बाद में जब ये प्रोसेस चल रहा था तो किसी वजह से वो जो बच्चा था वहां से आया और उसको कहीं से पता लगा, तो उसने जाके कोर्ट में, तो ये वेरीफाई करना कोर्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी वारिस बताए जा रहे हैं वो पूरे वारिस होने चाहिए एज पर द फैमिली ट्री। और जब वो बता दिए जाते हैं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट आप कराते हैं, और फिर कोर्ट का एक ऑर्डर होता है। वो कोर्ट का ऑर्डर, सक्सेशन ऑर्डर जो होता है, कि वो कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा होता है कि ये जिस शख्स का, जिस मोहतरमा का इंतकाल हुआ है, उनके ये आगे वारिस हैं, और ये उनके नाम है, ये उनकी उम्र है, ये उनका एड्रेस है। ऐसा एक सर्टिफिकेट इशू होता है। वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी में सबमिट किया जाता है।
जब अथॉरिटी को ये तसल्ली हो जाती है, इस बात पे पूरा यकीन हो जाता है कि वाकई में ये वारिस हैं क्योंकि कोर्ट ने लिख के दे दिया है, तो उस वक्त अथॉरिटी जो है आगे की प्रोसेस करती है। बाकी दीप्ति, आपने जो लिक्विडेशन पूछा है, तो लिक्विडेशन तो सीधा सीधा किसी भी सिक्योरिटी को जब हम सेल करते हैं, लिक्विडेट करते हैं, तो उसको हम लिक्विडेशन कहते हैं। यानी कि हम जब, बाकी लिक्विडेशन के और भी मतलब होते हैं। आप अगर हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में जाएं तो कॉर्पोरेट में तो कंपनी को जब आप वाइंड अप करते हैं तो उसको भी हम लिक्विडेशन कहते हैं, अगर हम कॉर्पोरेट की भाषा में बात करें। पर यहाँ पर क्योंकि हम खाली इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडेशन का मतलब उसको सेल करके उसकी वसूली करना, उसके पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले लेना। सर, बहुत ही खूबसूरती से आपने समझाया एंटायर प्रोसेस को। मेरा सवाल अब अनीता मैम के लिए है। जब हम बात करते हैं, अनीता मैम ने बताया कि IEPFA 7 साल के बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और मैच्योर्ड इन्वेस्टमेंट को उसके इन्वेस्टर को दे देती है। लेकिन नाउ सपोज कि आप एक इन्वेस्टर हैं और या डिबेंचर होल्डर हैं, और आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो 7 साल के बजाय 2 साल में ही बंद हो जाती है। इन दैट केस, does your organization, does your institution help investors get their money back, or they have to wait for a specific time period? जहाँ तक इस लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी का सवाल है कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है और वो बंद हो गई है और इन्वेस्टर्स का पैसा चला गया है, तो एज ऑफ टुडे इक्विटी, जब कोई भी कंपनी बैंकरप्ट होती है तो इक्विटी सबसे पहले निकल जाती है, तो इक्विटी पेयर्स को लास्ट में पैसा मिलता है। तो IEPFA में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है कि उनको वो पैसा मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई फ्रॉड से या किसी तरह से कोई कोर्ट ऑर्डर से अगर ये आता है कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, इन्वेस्टर्स का पैसा लिया गया है, तो वो हमारे पास आता है डिसगॉर्ज्ड अमाउंट, और जो भी कोर्ट का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड वही होता है कि लिक्विडेशन जो IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर जो आजकल लिक्विडेशन होता है उसमें इन्वेस्टर जो है या शेयर होल्डर्स एकदम लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं। तो अगर कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पैसा देने के बाद अगर कुछ बचता है तो वही पैसा उनको मिलता है। एंड यूजुअली जब कंपनी बंद होती है तो वो अनलिस्ट हो जाती है, उनके शेयर्स भी ख़त्म हो जाते हैं, देयर नो शेयर्स लेफ्ट, तो कुछ पैसा देने को रहता नहीं है उनको। मुझे लगता है मैं जो दीप्ति ने पीछे लिक्विडेशन का पूछा था, शायद उनका इशारा इसी लिक्विडेशन की तरफ था। मैंने तो इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दीप्ति बताया, पर ये जो लिक्विडेशन है, बिल्कुल अनीता जी ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत जो लिक्विडेशन, उसमें इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एक IRP अपॉइंट किया जाता है, जो कि समझ लीजिए कंपनी का दिवालिया निकल रहा है, तो अब तो जो कुछ उसके पास बचा है वही सबको बांटना है, अगर हम बहुत आसान लफ्ज़ों में इसको समझना चाहें। और बिल्कुल ठीक बात है, जो बदकिस्मती से जो इक्विटी के शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि आपका मालिकाना हक होता है, आप मालिक हैं, तो मालिक को तो लास्ट में मिलेगा। पहले जिन लोगों ने उधार दिया हुआ है या उनके कुछ अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, पहले उनको पैसा दिया जाता है और बाद में अगर कुछ बचता है, पर जैसा कि इन्होंने कहा, इसका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ अनक्लेम्ड अमाउंट या अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनक्लेम्ड शेयर्स को एक पार्क करने के लिए, उस फंड को इकट्ठा करने के लिए अथॉरिटी बनी हुई है। लिक्विडेशन के लिए तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, जहां पर IBC के केसेस जाते हैं, फिर उसके बाद एपिलेट ट्राइब्यूनल है, तो वहां पर कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि कंपनी की सेहत कैसी है, उसके पास कितना पैसा है, कुछ बचता है। कुछ कंपनीज का बचा भी है अनीता जी, ऐसा देखा गया कि कुछ कंपनीज का बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया गया पीछे जो कुछ सालों में केसेस आए। पर हाँ, बिल्कुल ठीक है, पहले आपका जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं वो पहले उनको दिया जाता है और इक्विटी को बाद में दिया। अब हम दुआ करते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ ये नौबत ना ही आए तो अच्छा है। दीप्ति, वंडरफुल, वेरी ब्यूटिफुली आंसर द क्वेश्चन सर। सो मैं एक बात जानना चाहूँगी, IEPF सिस्टम 1956 में आ गया था और आपने इसको अथॉरिटी 2016 में बनाया। सो क्या रीज़न रही है इसके पीछे? इन्वेस्टर्स के पैसे ना मिल रहे थे, आपने बताया, आपने समझाने की भी कोशिश की। सो एंड देन यू आर यूजिंग अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ यू सेड कि
जो अमाउंट जो मिलता है, जो क्लेम होता है जो इन्वेस्टर्स का, अगर वो पड़ा रह जाता है और 7 साल के बाद भी अगर इन्वेस्टर वो क्लेम नहीं करता, तो वो आगे का उसका रूट क्या होता है, वो कहाँ जाता है? You were talking about some fund scheme also. So उस फंड स्कीम में खाली ये फंड है कि सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है? ये 2-3 मिले हुए जवाब मैं आपसे चाहती हूँ सर। नहीं, मुझे लगता है अनीता जी क्योंकि उसी डिपार्टमेंट से आती हैं तो वो ठीक रहेंगे। बाकी क्योंकि पुराना, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि पुराना जो कंपनीज एक्ट था 1956 का था और 2013 में नया कंपनी एक्ट आया। जैसा कि अनीता जी ने शुरू में बताया कि 1999 तक तो शायद खाली एक फंड ही था, एक अथॉरिटी नहीं थी, तो उस फंड से क्लेम करना भी उतना आसान काम नहीं होता था, फंड इकट्ठा होता जाता था। अब जब से अथॉरिटी 2016 से बनी है, मेरा अपना तजुर्बा है इस बात को कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स का फायदा हुआ है। बाकी जो दीप्ति ने सवाल किए, मुझे लगता है अनीता जी क्योंकि उस महकमे से आती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा उस पर रोशनी डाल पाएंगी। सो अनीता मैम, इस पे आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को इस बारे में? तो इसमें इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो है वो डिविडेंड का पैसा आता है, नंबर 1। जो भी अनक्लेम डिविडेंड है कंपनी 7 साल तक अपने पास में रखती है, फिर हम उसको एनफोर्समेंट भी करते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी फंड में खुद नहीं देती है तो हम एनफोर्स करके भी ले लेते हैं। हमारे पास एक फॉर्म होता है जो हर कंपनी को एक कंपनी फाइलिंग करनी पड़ती है इसके ऊपर, जिससे हमको पता चले कि कंपनी के पास में ये पैसा है और वो हमारे पास आना है। तो हम ये पैसा इकट्ठा करते हैं। गवर्नमेंट, वैसे तो एक्ट में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट भी ग्रांट दे सकती है, 5-6 तरीके दिए हुए हैं जिस तरह से पैसे इस फंड में आ सकते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट देती है, अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड आता है, मैच्योर डिपॉजिट्स आते हैं, डिसगॉर्ज्ड अमाउंट्स आते हैं जहाँ पे फ्रॉड हुआ है, आइडेंटिफाई हुआ है और पैसा निकाल लिया गया है, तो दैट इज कॉल्ड डिसगॉर्ज्ड अमाउंट, वो आते हैं। उस तरह से काफ़ी 4-5 तरीके दिए गए हैं जिससे ये फंड में पैसा आता है। बट मोस्टली ये फंड में पैसा वो अनक्लेम्ड डिविडेंड अमाउंट का आता है। और जो खर्चा होता है फंड से, खर्चा 2 रूप में होता है। एक तो आप उसको जो क्लेमेंट अपना डिविडेंड अमाउंट क्लेम करता है तो वो उनको वापस करने के लिए। दूसरा हमारा काम है अवेयरनेस एक्टिविटी फैलाना, नॉट ओनली कि आप आइए और आपके पैसे शायद आईपीएफ में होंगे। इसके लिए हमने एक सर्च फैसिलिटी भी बनाई है कि आपके पास अगर फोलियो नंबर है या फिर आपका नाम है या पुराना लास्ट नोन एड्रेस है तो आप ipf.gov.in की वेबसाइट में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि ये अमाउंट, ये शेयर आईपीएफ को आए हैं या नहीं, उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा काम है ये चेक करके कि वेदर यू आर द राइट पर्सन और नॉट, और आपको देना। उसके बाद में हमारा दूसरा काम है अवेयरनेस एक्टिविटी फैलाना। आज की डेट में इतने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। लोगों को कोई बता देता है कि भाई आप आइए, आप मुझे बस आपका पैसा दे दीजिए, 2 महीने के अंदर पैसा डबल हो जाएगा। और हमारे लोग उनको मान भी लेते कि हाँ इन्होंने बोला, ये तो हमारे जानते हैं, इन्होंने कहा है तो मैं मान लेता हूँ और मैं उनको पैसा दे देता हूँ। ये कभी नहीं होता है कि आपको वो डबल पैसा बन के आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों को ये सिखाते हैं, ये बेसिक चीज़ें भी सिखाते हैं कि आप बैंक अकाउंट खोलिए, आप पैसे बजट करिए, आप इस तरह से बेवकूफ़ मत बनिए। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो रीड बिटवीन द लाइन्स और रीड द थिन लाइन्स, और एज द केस में भी। तो ये सब हमारी अथॉरिटी का काम होता है। वेरी नाइस मैम। मैम आपने ना एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की, डिसगॉज्ड अमाउंट क्या होता है, और साइमल्टेनियसली आपने साइबर क्राइम के बारे में बताया। सो मुझे ये जानना था और हमारे व्यूअर्स को भी आई एम श्योर ये जानना होगा कि कल को अगर वेबसाइट के थ्रू और मेल के थ्रू अगर उनके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है, उस किसी इन्वेस्टर का पैसा चला जाता है, सो क्या आपकी अथॉरिटी इस केस में भी हेल्प करती है? जहाँ तक डिसगॉज्ड अमाउंट का सवाल है, अक्सर ये होता है कि किसी कंपनी ने कुछ फ्रॉड कर दिया या किसी फ्रॉडुलेंट तरीके से इन्वेस्टर से पैसा ले लिया है, या फिर कुछ नियम कानून फॉलो नहीं किए हैं मान लीजिए अगर कंपनी ने, तो कुछ कार्यवाही के द्वारा या कोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा ये अमाउंट कंपनी से निकाला जाता है और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डाला जाता है। एंड जो भी इन्वेस्टर इस एक्शन ऑफ द कंपनी से अफेक्टेड होंगे तो वो एक क्लास एक्शन सूट कर सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ।
तो उसमें लीगल का पैसा IPFA दे सकता है उनको। रूल में एक इनेबलिंग प्रोविज़न दिया गया है आज की डेट में। मुझे जानना था एंड हमारे दर्शकों को भी जानना होगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, एक डिबेंचर होल्डर हैं और कल को अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, सो इन दैट केस अगर इन्वेस्टर कोर्ट जाता है तो लॉयर की फ़ीस इतनी होती है, कोर्ट फीस होती है। अब पैसा वो वैसे ही लूज़ कर चुका है, बट इन दैट केस विल योर अथॉरिटी सपोर्ट द इन्वेस्टर in terms of facilities where investor can further proceed ahead in the court or in the law with the law? Yes, there is an enabling provision। एक enabling provision रखा गया है क्लास एक्शन सूट्स के लिए। NCLT में जो क्लास एक्शन सूट्स होंगे उसके लिए लीगल सपोर्ट दिया जाएगा, बट आज तक ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक दूसरा, जो फ्रॉड, साइबर क्राइम के कारण जो पैसे का लॉस होता है उसका भरपाव ये अथॉरिटी नहीं करती है। सो ये अलग अलग उसके अंदर आता है। बैंक का पैसा है तो बैंक टेक केयर ऑफ इट एंड अलग अलग लोग देखते हैं इसको, ये अथॉरिटी नहीं देखते। बट येस, लीगल अगर क्लास एक्शन सूट करना है तो ज़रूर हेल्प करती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल द आंसर्स दैट यू हैव बीन गिविंग। एंड अब मैं शरद सर से अपना क्वेश्चन रखना चाहूँगी शरद सर के सामने। सो सर, ये कंट्री जिसमें 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, बहुत तरीके की भाषाएं हैं, हर स्टेट की अलग अलग भाषा है। सो उस स्टेट में हम इस स्कीम को आगे अपने रूरल एरियाज़ तक, हर कोने कोने में कंट्री के अगर ले जाएं तो वो कैसे पॉसिबल है? हम कैसे करते हैं ये ट्रेनिंग, इसको हम कैसे अपने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करते हैं सो दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, उनको समझ में आए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और उनको अवेयर करा पाएँ? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी 2 रोल प्ले करती है। अनीता जी इसको रेटिफाई करेंगी कि एक तो वो इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, दूसरा आपने देखा होगा जो नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन पहले आता है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये अथॉरिटी रीच आउट भी करती है इन्वेस्टर्स तक, जगह जगह जाके सेमिनार्स किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स को बुलाया जाता है, जहां लोकल एसोसिएशंस है उनके जरिए इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है, जिससे कि वो लोग इकट्ठे हों। क्योंकि जानकारी, कि हमारे तो कार्यक्रम का नाम ही आज जानकारी से कामयाबी तक है, तो जब तक जानकारी नहीं होगी तो आपको अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका, मान लीजिए अब आपका कोई डिविडेंड पिछले 5 साल से 7 साल से आपको नहीं मिला है और कंपनी आपके शेयर्स आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं, पर कंपनी के आप चिट्ठी लिख रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, ईमेल डाल रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अगर आपको ये पता लग जाए कि ऐसी कोई अथॉरिटी है जहां पर 7 साल बाद मेरा पैसा पहुंच जाएगा और वहां से मैं आसानी से उस पैसे को क्लेम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी। तो ये अथॉरिटी ना केवल उसको प्रोटेक्ट करती है बल्कि एजुकेट भी करती है जाके, और पहला कदम बल्कि एजुकेशन का, क्योंकि जब तक लोगों को मालूमात नहीं होगा इस बात का कि हम ऐसी कोई अथॉरिटी है जो हमारी गैर मौजूदगी में या हमारी गैर जानकारी की वजह से उस अथॉरिटी ने हमारे पैसे और हमारे शेयर्स को संभाल के रखा हुआ है और सालों तक रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 साल बाद आपको भूल गए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपके रिश्तेदारों से भी ज्यादा लंबे वक्त के लिए संभाल के रखा हुआ है। तो ऐसे में एजुकेशन अपने आप दीप्ति एक लक्ष्य बन जाता है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अथॉरिटी वक्त वक्त पर ये पूरी कोशिश करती रहती है कि हम एक तरफ जहां फंड की सारी मैनेजमेंट करें, दूसरी तरफ हम इन्वेस्टर्स के पहुंच के उनको ये जानकारी, उनको एजुकेशन देते रहें। और इन्वेस्टर्स के लिए मैं आज इस कार्यक्रम के जरिए ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो आप देखिए, मैंने इसका बड़ा आसान, अनीता जी, दीप्ति, एक एग्जाम्पल निकाला। आप रिश्ता करते हैं ना, कहीं पर जाके लड़के लड़की का निकाह होता है, रिश्ता करते हैं, बड़ी जानकारी ली जाती है कि साहब खानदान कैसा है, लड़का लड़की कैसे हैं, उनके पास लड़का कुछ कमाता है नहीं कमाता, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, और अड़ोस पड़ोस से पूछते हैं। आजकल तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स भी हायर किए जाते हैं। तो जब आप इस काम के लिए इतनी जानकारी लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको अपने पैसे के लिए पहले काम करना पड़ेगा।
और ये काम वो है कि आपको ये जानकारी हासिल करनी चाहिए, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में उसी तरीके से जानकारी हासिल करें जिस तरीके से आप जब रिश्ता होता है तो आप जानकारी लेते हैं। मुझे लगता है उसके प्रोमोटर्स कौन हैं, उस कंपनी में कितने साल से काम चल रहा है, उसका प्रॉफिट कैसा है, उसके सेक्टर की आगे क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको मालूमात करनी चाहिए। तब अगर आप ये सब करके करेंगे तो मुझे लग रहा है आपको, हालांकि अथॉरिटी तो हमेशा ही तैयार है आपकी मदद करने के लिए, पर आपको अथॉरिटी की जरूरत कम पड़ेगी। हाँ, आपके अपने हालात अगर बदल गए, जैसे मैंने कहा शुरू में पता बदल गया, किसी का इंतकाल हो गया घर में, या कोई आपने नाम बदल दिया, आपका बैंक अकाउंट बदल गया, केवाईसी के डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो वजह रही तो अलग बात है, पर कम से कम कंपनी आपका पैसा लेके ना भागे, इस चीज में आपकी ये जानकारी जरूर मदद करेगी। दीप्ति जी, अनीता मैं मैम, हाँ, इसका जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि कैसे IEPFA एडुकेट कर रही है कंट्री के यूथ को, कैसे लोगों तक आप पहुंचाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप लोग टाई अप करते हैं जिससे राइट एजुकेशन इन्वेस्टर्स तक पहुंच पाए। आपसे भी जानना चाहूँगी मैम। इसमें 3-4 पहलू हमने बनाए हैं। एक तो सोशल मीडिया पे हम कैंपेन करते हैं, दूसरा हमारे टीवी कमर्शियल्स होते हैं, छोटे छोटे कमर्शियल्स होते हैं जिससे हम लोगों को जानकारी पहुंचाते हैं। अनीता मैम, इसमें मैं इंटरवीन करना चाहूँगी, मैं आपसे बीच में ये भी बोलना चाहूँगी कि मैंने बात किया कि जहाँ पे इतनी भाषाएं हैं, हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं, काफ़ी लोगों को हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश की बात तो छोड़िए, हिंदी भी नहीं आती। उस तरीके के कस्बों में, गांव में हम किस तरीके से वहाँ के लोगों को एडुकेट कर रहे हैं, हम क्या ज़रिया ले रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम टाई अप कर रहे हैं, सो दैट आगे भी किसी को जानना हो तो उनको पता रहे। हमने ये IPPB है, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के साथ में टाई अप किया है। निवेशक दीदी करके हमारा एक इनिशिएटिव हमने सबसे पहले डल लेक श्रीनगर पे शुरू किया था और वो कश्मीरी लैंग्वेज में था। फिर उसके बाद में हमने मेघालय में भी शुरू किया था, मिज़ोरम में भी चालू किया था हमारा इनिशिएटिव जो उनकी लैंग्वेज में था। अभी तेलुगु में हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो ये हर एक जगह में उस लोकल लैंग्वेज में जो निवेशक दीदी होती है, जो विलेज की पोस्ट वुमन होती है, वो 50 महिलाएं 100 महिलाएं को इकट्ठा करके उनको ये सब जानकारी देती है। तो ये निवेशक दीदी एक हमारा इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव हमारा है निवेशक सारथी, जहाँ पे टीवी कमर्शियल वैन्स जो है, वैन्स जाती है हर एक गांव में जाके डिस्प्ले करती है और छोटे छोटे क्विज, छोटे छोटे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स होते हैं कि बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है, इंश्योरेंस स्कीम, सरकार के इंश्योरेंस स्कीम्स को भी हम लोग प्रमोट करते हैं उसमें। उसके अलावा हमने अभी एक निवेशक शिविर करके चालू किया है प्रोग्राम। निवेशक शिविर में हम और सेबी साथ में मिलके एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि 7 साल से पहले जो कंपनी के पास में पड़े हुए हैं और कंपनी ने KYC क्योंकि इन्वेस्टर्स ने KYC अपडेट नहीं किया तो कंपनी के पास में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, वो उसमें आपको ज़रूरत होती है सर्टन फॉर्म्स की, ISR 1, 2, 3, फिर डीमैट अकाउंट भी खोलने की ज़रूरत होती है, आपका KYC अपडेशन का प्रोसेस होता है। ये एक साइड है। और दूसरी साइड है 7 साल के बाद जब IPFA के पास में आ जाता है तो आपको जो फॉर्म भरना पड़ता है, क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, आपका अगर IPFA में अटक गया है तो किस कारण से अटक गया है। तो ये थ्रू एंड थ्रू प्रोसेस का भी हमने एक निवेशक शिविर स्टार्ट किया है। पायलट बेसिस पे हमने पुणे में स्टार्ट किया था, जहाँ 450 लोगों को फ़ायदा हुआ था। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 600 पीपल टुमारो। कल मैं जा रही हूँ हैदराबाद, तो जिसके पास में भी अगर ये है तो हमारा राम गोपाल ये हरियाणा भवन में कल हमारा प्रोग्राम है, प्लीज़ आइएगा, उसमें भाग लीजिएगा। जो भी हैदराबाद के सुनने वाले हों, जिनके पास में शेयर हो, डिविडेंड्स हो, समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना है, प्लीज़ कम, वी विल एजुकेट यू। एंड इस तरह से ही नहीं, अब भारत सरकार हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बैंक्स के द्वारा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम शुरू किया था। उसके साथ साथ हमारी वित्त मंत्री चाहती हैं कि हम सब जैसे कि PFRDA हो, पेंशन हो, इंश्योरेंस हो,
IPFA हो, सेबी हो, बैंक्स हो, जिसका भी पैसा अनक्लेम्ड है वो सब हम लोग एक बड़े ही लेवल पे एक अवेयरनेस कैंप होल्ड करने जा रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहला कैंप हमारा शुरू होगा अक्टूबर में। उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कैंप में आए, उसका फ़ायदा उठाएं, उससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, अनक्लेम्ड फंड्स, अनक्लेम्ड एसेट्स जो पड़े हुए हैं वो सब आपको वापस मिल जाएंगे। सो बहुत ही ब्रॉडली, बहुत ही इलाबरेट मैनर में आप लोग ये स्कीम हर तरफ पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत सुकून है जानना कि उसका पैसा सेफ है, सुरक्षित है और उसके पास वापस कभी भी आ सकता है। एज एन इकोनॉमिस्ट सर, मैं आपसे, शरद सर, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एंड आपको क्या लगता है इस तरीके की अथॉरिटी, इस तरीके की इंस्टीट्यूशन हमारे देश के लिए बढ़ोतरी में, हमारे देश की बढ़ोतरी में, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को आगे ले जाने में कितना सपोर्ट कर रही है? बहुत सपोर्ट करेगी दीप्ति, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनका शुरू से एक मोटो रहा है। हम सब जानते हैं जनधन, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें 56 करोड़ अकाउंट खुल चुके हैं, 3.25 लाख करोड़ का डिपॉजिट्स बैंक में आ चुका है। जो एक समय समझा जा रहा था कि भाई ये अकाउंट लोगों के खुलवाए जा रहे हैं गाँव में जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है वगैरह वगैरह, पर आज देखिए वो कितनी कामयाब रही है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है और उसमें लोग जुड़ते जाते हैं, जो मोहतरमा थी घर में कहीं मंदिर के पीछे पैसे रखती थी, कहीं कहीं रखती थी, आज वो बैंक में रखती हैं। पहले उन्होंने बैंक में रखना शुरू किया, फिर उन्होंने उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, और जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के तो अलग अलग एवेन्यूज़ हैं। कोई बैंक में रखता है, कोई शेयर्स में रखता है, कोई गोल्ड खरीद लेता है, कोई प्रॉपर्टी में पैसा लगा देता है। तो जितने भी एवेन्यूज़ हैं उसकी जानकारी मुझे लगता है लोगों तक पहुंची है। और जो लोग शेयर्स में लगा रहे हैं पैसा, हालांकि लोग शुरू में मानते थे कि शेयर्स में पैसा लगाना जोखिम भरा है, बहुत रिस्की है, यहाँ तो भैया कुछ लोग उसको सट्टेबाजी कहते थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत महफूज इन्वेस्टमेंट है। शर्त यह है कि आप बहुत, जैसा कि मैंने कहा, आप पूरी जानकारी लेकर इन्वेस्ट करें। और अगर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, खुदा ना खास्ता वो कंपनी अगर आपके पैसे के डिविडेंड नहीं देती है या शेयर ट्रांसफर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए अथॉरिटी आपके लिए बैठी है। और मैं समझता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी में पहली बार मैंने ये कदम देखा है कि लोगों को जाकर जानकारी दी जा रही है कि आपके ऐसा कहा जाता है दीप्ति कि पैसा कमाना आसान होता है, उसको संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लोगों को ये बताना कि देखिए अब आपका बैंक अकाउंट है तो आप इस बैंक अकाउंट से क्या क्या कर सकते हैं, आप इस पैसे को खाली ऐसे रखे मत रहने दीजिए, इसको आप कहीं जाके निवेश भी करिए। ये इंश्योरेंस क्या होता है, कितने तरीके का इंश्योरेंस होता है, आपको इतने साल बाद कितने पैसे मिल जाएंगे, तो ये सब चीज़ें जानकारी मिलती है। सर बहुत उम्दा जवाब दिया आपने, बट अब मैं मे बी फाइनल आंसर क्वेश्चन मैं मैम से करना चाहूँगी कि आम इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट डूज और डोंट्स आप देना चाहेंगे सो दैट वो सही इन्वेस्टमेंट करें, उनका पैसा लॉस में ना जाए। तो फ्रॉडलेंट स्कीम्स के अगेंस्ट भी अब क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को? आम इन्वेस्टर को पैसा बड़े ध्यान से, जैसे सर ने बताया अभी, कि पढ़ के हर एक उसका जो थिन लाइन है, जो पतली लकीरों में लिखा जाता है, पढ़ के उसकी पूरी तरह से जानकारी करने के बाद में ही इन्वेस्ट करें। और अक्सर ये होता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर आती है गिरती है, आती है गिरती है। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करते हुए अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के रूप में देखिए। लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा ही दिखा गया है, और बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करिए। कोई अगर आपको बोलता है कि यहाँ पे आप पैसा लगा दो हो जाएगा, तो सिर्फ उसके कहने पे नहीं, आप अपनी खुद से आप अपना ड्यू डिलिजेंस भी करिए बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। सर आपसे बस आखिरी में एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस अथॉरिटी को आगे लेकर के जाने में?
देखिए वैसे तो ये सवाल अनीता जी बेहतर दे पाएंगी, पर मुझे जो मैं अपना अंदाजा, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टर्स को मिलता हूँ, कुछ ही शब्द हमारे पास हैं जो मैं आपसे सुनना चाहूंगी, सो बस कुछ ही शब्दों में बताइए। मुझे लगता है कि पहुंच, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना रिमोट को, अभी उन्होंने मेघालय तक की बात करी, चारों तरफ फैला हुआ, अलग अलग भाषाएं हैं, तो मुझे लगता है लोगों तक पहुंचना एक चैलेंज है, पर इस चैलेंज को अथॉरिटी ओवरकम कर रही है और वहां तक धीरे धीरे करके पहुंच जाएगी। अंग्रेजी में कहावत होती है, रोम वॉजंट बिल्ट इन ए डे, कि एक दिन में सब नहीं हो जाता। एक शुरुआत अच्छी हो चुकी है और ये अपने अपने ऑब्जेक्टिव तक जरूर पहुंच के रहेगी। बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। और हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें मेल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।